नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब जैसे हमने एडिशन पढ़ी, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो होता है ना वो दो टाइप का होता है इसमें। एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। और इनफैक्ट सप्लीमेंट्री में आप एक तीसरे टाइप का प्रोडक्ट पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। और आप कंपटीशन में एक और चीज़ पढ़ोगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। तो फिलहाल जो हम बेसिक दो टाइप का प्रोडक्ट्स मानते हैं उससे स्टार्ट करते हैं। और देखो यहाँ नीचे दिया हुआ है स्केलर और उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। फिजिक्स में आपने बहुत बेसिक टर्म्स में पहले ही कर रखा है। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जो वेक्टर्स का होता है वो क्या होता है, वो होता है नॉन जीरो वेक्टर्स का। दो नॉन जीरो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं अभी हम फिलहाल, कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स ए और बी है तो उनके डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट इसलिए नाम है कि बीच में डॉट लगाते हैं हम। ठीक है। और इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, राइट। तो इसको स्केलर प्रोडक्ट जो है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये क्या होता है, ये होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये बनेगा जी आपका ए बी कॉस थीटा। ठीक है। सो ए डॉट बी ये स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, और ये किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है जी। ए और बी इसके मैग्नीट्यूड है, ए और बी वेक्टर के, और थीटा एंगल जो है वो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है उसे लेते हैं, राइट। और ये एंगल देखो इसने कहा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और जो थीटा है वो 0 से पाई हो जाएगा। तो 0 से पाई होगा तो आगे क्यों नहीं जा सकता, अगर आगे चला जाएगा, सपोज ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये एंगल यही नहीं हो जाएगा क्या, कुछ और हो जाएगा ये। ठीक है। वापस से जैसे आप कह दो कि या आप इसको इसमें ना बना के ऐसे बना दो, तो इसको भी तो आप अगर एंगल फाई लोगे वो कहना बेटर है, रादर देन इसको आप ये कहेंगे कि जी ये आपका एंगल थीटा है। ठीक है। तो हम हमेशा एक्यूट एंगल, एक्यूट भी नहीं, हम पाई तक एंगल में डील कर सकते हैं, क्योंकि जब वो बी घूम के इधर आ जाएगा तो हम इधर से एंगल लेना शुरू कर देंगे। बी और ए में जो एंगल रहेगा वो हम थीटा या फाई ले लेंगे। ठीक है। तो 0 से पाई तक के बीच में रहता है। ओके। अब वो कहता है अभी तक जो ये था ये नॉन जीरो वेक्टर्स के बारे में था कि ए डॉट बी जो है मेरा वो ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है। अब ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है वो ध्यान देते हैं हम, कि अगर ए 0 है या फिर बी 0 है, दोनों में कोई भी 0 है, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। एक मार्क्स में ये कुछ भी आ सकता है, बड़ी क्लैरिटी के साथ रखना आपने इन कंसेप्ट्स को, कि अगर ए 0 हो गया बी 0 हो गया तो क्या होगा। देखो अगर ए 0 हो गया तो आप क्या होगा कि ये बी जो ख़त्म होता चला जाएगा, यहाँ ख़त्म होते होते यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब बी कहीं वेक्टर चला ही नहीं तो आप थीटा कहाँ से निकालोगे। ठीक है। ऐसे ही अगर ए भी 0 हो गया तो भी थीटा नहीं आएगा, तो ए और बी के 0 होने से थीटा नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है जी। तो इस केस में आप ए डॉट बी को सीधा 0 बोलोगे, या आप ये मान लो कि ए का अगर किसी भी एक का मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो मल्टीप्लिकेशन में 0 मल्टीप्लाई होने से थीटा का कोई रोल ही नहीं रह जाता। ठीक है जी। तो ये आपका ए बी, ए डॉट बी जो है वो 0 हो जाता है। क्लियर है बात आपको। अब आप कहोगे कि अगर ये ए बी जो है ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं फिर 0, तो कंडीशन दूसरी हो जाती है। ठीक है। आप बात को ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ए डॉट बी जो है अगर 0 है, इसके कई मतलब हैं। पहला मतलब है कि ए 0 हो सकता है इज इक्वल टू 0 है अगर, दूसरा मतलब है कि बी 0 हो सकता है, और तीसरा मतलब क्या है कि अगर ए बी दोनों 0 नहीं है और फिर 0 हो गया तो क्या होगा, तो इसका मतलब कॉस थीटा 0 होगा, तभी आएगा ये। और कॉस थीटा कब 0 होगा, जब कॉस पाई बाय 2 होगा, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 इज 0। तो दैट मीन्स दोनों वेक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है तो दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर। लेकिन अगर आइदर ए और बी इज 0 तो उसका सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है कि ए डॉट बी इज ए रियल नंबर। बिल्कुल ये वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है ये वेक्टर, क्योंकि ए बी कॉस थीटा लगा रहे हैं ना हम, ये भी मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा भी एक नंबर आएगा निकल के। तो ये हमारा एक जो है, तभी इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो स्केलर आता है। तो ए बी जो है ए डॉट बी निकल के एक रियल नंबर आएगा, राइट। अब सेकेंड वाली कंडीशन हम अच्छे से डील कर चुके हैं
कि अगर ए बी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो दैट मीन्स ए जो है बी के परपेंडिकुलर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज़ होगा फिजिक्स में, तो ये होता ही है बहुत बार यूज़। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर थीटा ज़ीरो है, ठीक है, आप थीटा ज़ीरो कर दिया तो ए बी क्या होगा, तो कॉस ज़ीरो वन होता है, तो ये कॉस ज़ीरो जो है ये वन हो जाएगा, तो ए डॉट बी जो है वो ए बी के बराबर हो जाएगा ऐसे, राइट। तो इसकी खास तौर पे यूटिलिटी कहाँ आती है कि जब ज़ीरो वेक्टर अपने आप ही मल्टीप्लाई होता है, बेसिकली एक वेक्टर ए है तो अपने आप के साथ अगर मैं उसका डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो उसमें एंगल ज़ीरो आ जाएगा। सो ए डॉट ए क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ए इंटू ए, यानी कि ये इंटू हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। और जब ये ए स्क्वायर बन जाएगा तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे कि ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका हम बहुत जगह यूज़ करेंगे, ठीक है जी। और क्योंकि इस केस में एंगल जो है मेरा ज़ीरो होता है। आगे चलते हैं, फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ से स्टार्ट करनी है हमने, तो इसको यहाँ तक ले आते हैं। चलो जी, फोर्थ प्रॉपर्टी देखो क्या कह रहा है कि अगर थीटा को पाई कर दें तो पाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई कितना होता है, -1। तो जो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस पाई, तो ये कॉस थीटा जो पाई आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, दैट मीन्स ये माइनस ए बी हो जाएगा, राइट। ओके, फिफ्थ, अब इसमें देखो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी से ही देखो मतलब फोर्थ से भी ऊपर जो करी थी हमने, कौन सी करी थी कि अगर ए को मैं डॉट करूं ए के साथ ही तो ए स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि एंगल दोनों में ज़ीरो है, कॉस ज़ीरो वन होता है यहाँ पे, तो ये हो जाता है। अब वो कहता है कि अगर आपने आई लिया, आप यूनिट जो एक्स हम एक्सिस लेते हैं उसका जो यूनिट वेक्टर होता है आई, उसको उसी के साथ करेंगे तो क्या होगा, तो भी आई स्क्वायर आएगा। अब आई, अच्छा इसका वो आएगा क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कह लो एक तरफ से आई का, और आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, तो 1 जो आएगा 1 का स्क्वायर इज 1। सेम थिंग गोज फॉर जे डॉट जे और सेम थिंग गोज फॉर के कैप डॉट के कैप। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सब ये 1 आएंगे। दूसरी चीज़ है कि आई डॉट जे करूँगा तब क्या आएगा, अब आई डॉट जे में आप देखोगे आई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों में 90 डिग्री है कि नहीं है एंगल, तो आई डॉट जे जो होगा वो 0 आएगा, क्योंकि कॉस 90 0 हो जाता है। ऐसे ही जे डॉट के भी 0 आएगा, के डॉट आई भी, क्योंकि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो ये हमें याद रखनी है चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा काम आएंगी आगे। नेक्स्ट 6 इंपॉर्टेंट, दो वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको चुपचाप उठाओ और इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दो, नीचे ए बी, ख़त्म, कॉस थीटा आ गया, एंगल निकल गया आपका, ठीक है। तो यही चीज़ इसने यहाँ लिखी है, और थीटा फिर उसने कॉस इन्वर्स कर देना आगे, सिंपल एज दैट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ये, ठीक है जी। 7th, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कम्यूटेशन होती है। कम्यूटेशन क्यों होती है, क्योंकि सब कुछ आप यहाँ पे ए बी कॉस थीटा ले लो, यहाँ पे बी ए कॉस थीटा ले लो, कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैग्नीट्यूड ही तो है सिर्फ, ठीक है जी। तो इसलिए ये कम्यूटेटिव होती है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। दो प्रॉपर्टीज़ और याद रखेंगे। प्रॉपर्टी 1 क्या है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो एडिशन के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जैसे मल्टीप्लाई होता है। तो ये ए डॉट बी प्लस सी आपका ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा, ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप। दूसरा, आप स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लेफ्ट में आप लेमडा ए से पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लेमडा को बाहर छोड़ दो, ए डॉट बी पहले कर लो, ठीक है जी। और भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप लेमडा को पहले बी से मल्टीप्लाई करो फिर ए के साथ डॉट करो। तो ये आप स्केलर की प्रॉपर्टी इसमें याद रख सकते हैं, किसी भी मैं स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसे। नाउ द थिंग इज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ए डॉट बी होता क्या है, ठीक है। कॉम्पोनेंट फॉर्म में अगर हम बात करें तो कॉम्पोनेंट फॉर्म में ए वेक्टर को आपने ये ले लिया, A1 i प्लस A2 j प्लस A3 के, फिर आपने ये बी वेक्टर को जो ले लिया B1 i प्लस B2 j प्लस B3 के, डॉट निकाला दोनों का। तो आप इन दोनों को ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डॉट करेंगे बेसिकली। तो डॉट करेंगे तो देखो सबसे पहले डॉट किसका होने वाला है,
सबसे पहले डॉट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो A1 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इस सारे में, तो A1 आई कैप डॉट ये सारा, फिर A2J को डॉट करेंगे हम, फिर उसी के साथ सारा डिस्ट्रीब्यूट, फिर ऐसे A3 को सारे। अब A1 को फिर आप डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग करें, A1 B1 ये आ गया, I इंटू आई का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर A1 B2 I डॉट J, अब देखो I डॉट J क्या होता है, ये तो ज़ीरो होता है क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो ऐसे जितने भी आपके बनेंगे सब हटाते चले जाओ, सब ज़ीरो हैं, सिर्फ J वाला रह जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ऐसे सारे ज़ीरो हो गए। तो जो बचा वो क्या बचा, I का ये बच गया का I स्क्वायर वाला, ये J वाला बच गया, और क्या बचा जी आपका ये K वाला, बाकी सब ज़ीरो हो गए। अब I डॉट I क्या होता है, I स्क्वायर होता है, अभी हमने देखा था 1 होता है, तो A1 B1, यहाँ से A2 B2 और यहाँ से A3 B3, इतना सिंपल सा रह गया डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में। क्या होता है कि A डॉट B A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, यानी I वाले मल्टीप्लाई कर दो, J वाले मल्टीप्लाई कर दो, K वाले मल्टीप्लाई। तो कंपोनेंट फॉर्म अगर आपको दी हुई है तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकलेगा, अदरवाइज आप AB cos थीटा करेंगे अगर एंगल दिया हुआ है, राइट। अगला कंसेप्ट है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि प्रोजेक्शन एक वेक्टर की एक लाइन पे निकालनी है आपको। अब पहली डायग्राम को देखो, ये AB वेक्टर है, इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है L लाइन के ऊपर। प्रोजेक्शन क्या होगी इसकी, आप B से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन कर देंगे, जो इस लाइन के अंदर दिख रहा है मुझे AC दिख रहा है, ये इसकी प्रोजेक्शन है, ठीक है जी। एक टाइप से आप मान लो कि शेडो पड़ रही है, मैंने बिल्कुल ऊपर एक बल्ब लगा दिया, तो उसकी शेडो जो इस लाइन पे पड़ रही है वो प्रोजेक्शन है, ठीक है। और बिल्कुल सीधी शेडो, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सीधी शेडो। तो ये हमने B से C परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो शेडो पड़ रही है AC, ये प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब दो वर्ड्स हैं, एक है प्रोजेक्शन वेक्टर और एक है प्रोजेक्शन, दो अलग वर्ड्स हैं ये। प्रोजेक्शन वेक्टर जो है वो पूरा AC वेक्टर है, जिसे ये P वेक्टर बोल रहा है टाइप ऑफ, और प्रोजेक्शन है इसका मैग्नीट्यूड, AC का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड्स को आप बड़े ध्यान से, कि मांगा क्या है, प्रोजेक्शन मांगी है या प्रोजेक्शन वेक्टर मांगा है। अब आप देख सकते हैं कि अगर ये वेक्टर L लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो ये जो नीचे AC है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो क्या बन जाएगा। देखो अगर मैं एक सिंपल ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये थीटा ले रहा हूँ, ये वेक्टर A है, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है दिस वन, ये A cos थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है जी। तो जो प्रोजेक्शन है वो ये आ गई। अब ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, प्रोजेक्शन है, दिस इज ओनली माय प्रोजेक्शन। अब मुझे प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन क्या होगी, यूनिट वेक्टर होगा, सिंपल सी बात है, यूनिट वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर अगर मैंने ये P वेक्टर लिया है, ठीक है जी, इस लाइन L के अलॉन्ग जो है P वेक्टर है मेरे पास, P वेक्टर के ऊपर मुझे प्रोजेक्शन बनानी है, तो मैं क्या लूँगा, मैं इसका P कैप ले लूँगा डायरेक्शन, तो P कैप से मेरी डायरेक्शन आ जाएगी। अब मेरा जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो क्या बना, प्रोजेक्शन इंटू मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड A cos थीटा है, आप उसको प्रोजेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डॉट नहीं लगाऊंगा, डॉट तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, आप इसको P के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो अब क्या हो गया, अब ये A P cos थीटा टाइप का बन गया, तो क्या ये वो अपना डॉट प्रोडक्ट नहीं बन गया क्या। तो क्या मैं इसको A डॉट P वेक्टर P कैप लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है। तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है मेरा, बड़ी सिंपल सी चीज़ होगी, जिस वेक्टर का जिस लाइन पे प्रोजेक्शन निकालना है उस वेक्टर का डॉट कर दो उस लाइन के यूनिट वेक्टर के साथ, इतना सिंपल है, ठीक है जी। अब प्रोजेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन की बात रही, तो बिल्कुल आप इसको क्वाड्रेंट की तरह देखो, कॉस थीटा जहाँ जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ नेगेटिव हो जाएगा वेक्टर। कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो दैट मीन्स थीटा, जब ये सेकेंड डायग्राम देखो 90 से 180 जाएगा, कहने का मतलब 90 से 270 सीधा। तो प्रोजेक्शन देखो इसकी इस साइड आ गई ना ये, तो इसलिए नेगेटिव है।
इस केस में नीचे जा रहा है, इसमें भी नेगेटिव आ गई, ठीक है। और इस केस में जब फोर्थ में जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। तो थीटा जब आपका 90 से लेके 270 तक होगा तो आपकी प्रोजेक्शन नेगेटिव साइड जाएगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब होगा तो प्रोजेक्शन पॉजिटिव वेक्टर जाएगी, ठीक है। सो दिस इज सिंपली प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। ऑब्जर्वेशंस देखो, अब फर्स्ट है, इफ पी कैप यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है, is the unit vector along the line L, then the projection of vector A on the line L is given by A vector dot P cap। यही हमने पीछे बिल्कुल अभी डिराइव करा, वही चीज़ लिखी है। सेकेंड पॉइंट है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब खाली क्या कर रहा है, प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है जी। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर A ऑन एनदर वेक्टर B। अब P की जगह उसने B लिख दिया तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रोजेक्शन वेक्टर जो होगा, प्रोजेक्शन क्या आ जाएगी, A डॉट बी कैप आ जाएगी, सिंपल, ठीक है जी। और B कैप क्या होता है, B वेक्टर का उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, चाहे आप इसको ऐसे B कैप को, इसको मैग्नीट्यूड को बाहर निकाल लो और अंदर डॉट कर लो, ठीक है। सिंपली प्रोजेक्शन जो है वो ये रहेगी, राइट। थर्ड पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ AB विल बी AB इटसेल्फ। वो कह रहा है अगर थीटा 0 हो गया तो फिर प्रोजेक्शन का मतलब ही नहीं है, जो चीज़ यहाँ ऊपर थी वो ऑलरेडी यहीं पे है, तो थीटा 0 होने से ए बी खुद की प्रोजेक्शन बन जाएगा, ठीक है जी। और थीटा अगर पाई हो गया तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। अब इसकी प्रोजेक्शन क्या होगी, ये भी नहीं पड़ेगी, तो इसकी प्रोजेक्शन जो होगी वो माइनस बी ए हो जाएगी, मतलब ए बी का माइनस यानी कि बी ए हो जाएगी, ठीक है। ए बी की प्रोजेक्शन थीटा जब आपका पाई होगा तो वो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी जो है बी ए वेक्टर बन जाएगा। फोर्थ, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, तो ऐसे सीधा खड़ा हो जाएगा। अब इसकी प्रोजेक्शन तो 0 होनी चाहिए क्योंकि इसका 90 पे नीचे गिरेंगे तो इसकी वेक्टर की नीचे प्रोजेक्शन 0 आएगी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर इज 0 वेक्टर, राइट। देखो जी रिमार्क में क्या बोल रहा है, वो डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर मेरे पास एक ए वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में और अल्फा बीटा गामा जो डायरेक्शनल एंगल्स हैं इनके, इस वेक्टर के यानी कि एक्सिस के साथ जो बनाते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं वो आप ऐसे भी दे सकते हैं। वो कह रहा है कि आप दोनों के बीच में एंगल निकाल लो, ठीक है। जो आपका आई कैप है और जो ए वेक्टर है उन दोनों का डॉट निकाल लो आप। तो आपने जैसे ही उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, क्योंकि ए आई कॉस एल्फा हो जाएगा ना इस साइड, तो अगर मैं ए डॉट आई निकालूंगा तो इसको उठा के इधर डाल दिया तो एंगल निकल जाएगा ये, ठीक है जी। अब ए इंटू आई इसका मैग्नीट्यूड करेंगे, आई का मैग्नीट्यूड जो आई कैप का 1 होता है, तो ए ओवर ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है जी। A1 के ऊपर आपका, अच्छा इसको हमने क्या किया, जो मेरा यहाँ पे आप इसको, इस पूरे वेक्टर को ए को जब आप आई के साथ डॉट करेंगे तो सिर्फ ये वाला मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, इसके आई के कोफिशिएंट के साथ, तो यहाँ पे ए डॉट आई इज A1, राइट। और नीचे मैग्नीट्यूड आ गया, ऐसे ही कॉस बीटा आ गया A2 ओवर दिस और कॉस गामा आ गया दिस, क्लियर आपको। तो अब आप ये देखो कि जब इसको मैं अगर वो उसी से समझूं कि ये क्या बन रहा है, तो आप कहेंगे कि जो ये मेरा एक ये ओपी था, इसकी जो प्रोजेक्शन मेरी एक्स पे बन रही है, जिसको हम एक्स बोलते थे ये, ठीक है, ये प्रोजेक्शन ही है इस ओपी की। कहने का ये मतलब है अगर ये ए वेक्टर है तो ये जो इसका जो ए कॉस थीटा, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो जो एक्स है वो ए कॉस थीटा है, अगर अल्फा बना रहा है तो वो कॉस अल्फा ही है। अगर डायरेक्शन कोसाइंस है तो ये ए वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर हो जाता है, तो ये यूनिट वेक्टर के ही तो बना रहा है, देखो सिस्टम ये, ठीक है ना। इन सबसे यूनिट कंपोनेंट ही तो निकल के आ रहा है क्योंकि आप सब उसको ए मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं नीचे। अब जैसे मैं इस वेक्टर को ए मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं तो यूनिट वेक्टर नहीं बन जाएगा क्या ये, तो मेरा कॉस अल्फा जो है, डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो बेसिकली इसी से निकल जाते हैं, ठीक है। तो घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं वही जो होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, क्लियर है जी। और इसका ज्योमेट्रिकल आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं कि उसका जो एक्स एक्सिस पे जो हमारी पड़ रही है वो बेसिकली ओपी वेक्टर की या ए वेक्टर की प्रोजेक्शन पड़ रही है,
ठीक है। अगर आप वाई पे देखेंगे, सपोज 2 डायमेंशनल में ज़्यादा ईजी है देखनी, तो अगर ये ओ पी वैक्टर है तो इसकी प्रोजेक्शन जो है ये वाई पे पड़ रही है, इसी को तो वाई इंटू जे कैप कह देते हैं हम, है ना। तो यही वो प्रोजेक्शन है, राइट। और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ये डायरेक्शन को साइन बन जाता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, वो कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b विद मैग्नीट्यूड्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली व्हेन a डॉट b इज इक्वल टू 1। तो ये आपको पता है कि a डॉट b जो है वो ए बी कॉस थीटा होता है। तो a डॉट b की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, ए बी की 1 और 2 दे रखा है कॉस थीटा, तो ये 1/2 आ गया कॉस थीटा, ठीक है जी। 30 डिग्री आ गया, यानी कि π/3 यहाँ से थीटा आ गया। तो इतना सिंपल है किसी भी दो लाइन के बीच में, वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना। अगली एग्जांपल में देखो, वो कहता है फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। अब एंगल थीटा निकालना आपने, तो अब आप क्या करोगे, अब भी वही चीज़ करेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी ओवर देयर मैग्नीट्यूड्स। तो ए डॉट बी तो आप कॉम्पोनेंट फॉर्म में सीधा ही निकल आएगी, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1, ठीक है जी। ये निकाल लिया आपने यहाँ पे, डन। तो ये ऊपर आ गया ये, और नीचे का इसके मैग्नीट्यूड क्या आएंगे, 1² प्लस 1² प्लस 1² √3 आएंगे, इसका भी √3 आएगा। तो √3 इंटू √3 नीचे ये दोनों कर देंगे हम, तो 3 बन जाएगा यहाँ पे देखो। और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो आया ये -1 आया, तो -1/3। अब इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/3 छोड़ दो, ये मेरा एंगल है। चलो जी अगला 15 देखते हैं। इफ ए बी वेक्टर देन शो दैट द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर। तो इसमें आप परपेंडिकुलर अगर दो वेक्टर निकालते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो वो चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो a वेक्टर है वो बेसिकली a प्लस बी वेक्टर है, और b वेक्टर जो है बेसिकली a माइनस बी वेक्टर है। तो पहले हम a प्लस बी निकाल लेते हैं इन दोनों को ऐड करके, ये आ गया। a माइनस बी निकाल लेते हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, ये आ गया। इन दोनों का डॉट कर देते हैं, तो इन दोनों का डॉट करके क्या आया, 6 इंटू 4 24, 2 इंटू -4 -8, -8 इंटू 2 इज -16, 0 आ गया जी, ठीक है। तो दैट मीन्स a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है और वो खुद नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 16, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। इस वेक्टर की इस पे ढूंढनी है मुझे, ठीक है। तो a वेक्टर ऊपर है और b पे मुझे ढूंढनी है उसकी प्रोजेक्शन। तो क्या करूंगा मैं, a डॉट बी कैप करूंगा, बस खत्म बात। ये प्रोजेक्शन आ जाएगी, खाली प्रोजेक्शन मांगा ना, तो ये प्रोजेक्शन आ जाएगी। तो प्रोजेक्शन ये आएगी, तो b कैप कैसे आता है, b कैप आता है b वेक्टर ओवर उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करना। तो a डॉट बी पहले कर देता हूँ और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। तो a डॉट बी तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे, कंपोनेंट फॉर्म में। तो ये आ गया 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ऐसे ही 3 इंटू 2, और ऐसे ही 2 इंटू 1 ऐड कर देंगे, ये बन गया जी। नीचे मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, a का नहीं निकालना, a का मत निकालो, b का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये निकल गया। तो ये आगे सॉल्व करके, ठीक है। तो यही प्रोजेक्शन है, दिस इज माय प्रोजेक्शन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 17, फाइंड a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट, उनका मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है और a डॉट बी आपको ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन देखो ऐसे किए जाते हैं, मैग्नीट्यूड का आप स्क्वायर ले लो, तो स्क्वायर करोगे तो यानी कि डॉट करना पड़ेगा प्रोडक्ट आपके पास। जैसे हम क्या कहते हैं कि a डॉट a अगर करा तो वो a स्क्वायर होता है ना मैग्नीट्यूड का, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू तो 0 आ गई इसके अंदर। तो a इंटू ए इज a स्क्वायर। तो इस a स्क्वायर को, इसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। तो अगर मैंने इसका स्क्वायर निकालना है, यानी कि मैंने a स्क्वायर निकालना है, तो डॉट कर दूंगा उसका। तो मैंने डॉट कर दिया वेक्टर्स का, ठीक है। अब आप इसको खोल लो, तो a डॉट a दिस दिस और दिस b डॉट b, डबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी आराम से डॉट प्रोडक्ट की,
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बाद आप माइनस ए बी और बी ए जो होता है वो एक ही चीज़ होती है ना, कम्यूटेशन भी होती है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के अंदर। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ए डॉट ए विल बिकम ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, बी डॉट बी बिकम्स बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस प्लस नहीं माइनस, ये ऐड अप हो जाएंगे क्योंकि ए बी और बी ए एक ही बात है डॉट प्रोडक्ट में। सो टू ए डॉट बी कर सकता हूँ, ये वेक्टर्स का रहेगा, मैग्नीट्यूड मत लगा देना। तो ये काइंड ऑफ एक आइडेंटिटी बन गई वेक्टर्स में आप कैसे स्क्वायर को खोल सकते हैं। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं और कैसे ये अचीव हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब सिंपल है, आप जस्ट पुट द वैल्यूज फ्रॉम हेयर 2 and 3, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, माइनस ए डॉट बी की वैल्यू आपको 4 दी है, तो 2 into 4 इज 8, सो 9 + 4 13, 13 - 8 इज 5, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, सो ए माइनस बी की वैल्यू मॉड्यूलस की आपकी क्या आ जाएगी, अब मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इट इज डिस्टेंस। सो ये सिर्फ √5 प्लस की आप उठाएंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट इज 18th एग्जाम्पल। इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर and x minus a dot x plus a is 8, then find magnitude of x vector। अब देखो a जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो a का मैग्नीट्यूड 1 मिल जाएगा मुझे, तो मैं इस डॉट प्रोडक्ट को खोल देता हूँ। तो ये डॉट प्रोडक्ट खोलते ही, डबल डिस्ट्रीब्यूट करते ही, ये वाला पोर्शन देखो, x को इसके साथ करूँगा, x के साथ ये आ गया, x को a के साथ डॉट करूँगा ये आ गया, a को इसके साथ डॉट करूँगा ये आ गया, a को इसके साथ डॉट करूँगा ये आ गया। अब ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि एक्स ए और ए एक्स कम्यूटेशन में होती हैं, तो ये हम कट जाएंगे, ये प्रॉपर्टी हमने देखी है, बराबर होते हैं दोनों। अब एक्स डॉट एक्स ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स का मैग्नीट्यूड माइनस ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी अगर आप याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं, इसमें चल जाती है। अब एक्स स्क्वायर जो है वो 8 का स्क्वायर है मैग्नीट्यूड जो है, और ए का मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी, x का 8 नहीं है मैग्नीट्यूड, इस पूरे का सॉल्व करके 8 है, तो राइट हैंड साइड जो है वो 8 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 आ गई, 1 इधर जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है जी, तो मॉड कितना आएगा, प्लस की वैल्यू सिर्फ, नेगेटिव तो हो नहीं सकता ये, तो x का मैग्नीट्यूड 3 आ जाएगा। अगली एग्जाम्पल 19, फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b वी ऑलवेज हैव a डॉट b का मैग्नीट्यूड is less than equal to AB, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी इसका नाम है, कि A डॉट बी का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो जो है AB का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करने से उससे इक्वल टू हो सकता है या कम रह सकता है। तो देखो, अगर आप A डॉट बी निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है आपका A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू कॉस थीटा। अब देखो, अभी तक तो इज इक्वल टू चल रहा है, ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये 0 नहीं है। ठीक है जी, अदरवाइज तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब कॉस थीटा पे अगर आप गौर करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1, लेकिन जब मैंने ये वाला मॉड्यूलस लगा दिया ना, तो बेसिकली मैं डॉट प्रोडक्ट का पूरे का मॉड्यूलस लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ए डॉट बी का जब मैंने ए बी कॉस थीटा लिख दिया तो उसके बाहर मैंने मॉड्यूलस लगा दिया। ठीक है, अब -1 से 1 तो जाएगा, लेकिन इफेक्ट जो इसका बाहर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, वो सिर्फ 0 से 1 का निकल के आएगा। बात समझ आ गई आपको बिल्कुल, क्योंकि अब ये चीज़ जो -1 से 1 जाएगी तो माइनस ए बी से ए बी नहीं जा रहा है, ये 0 से ए बी जा रहा है। ठीक है जी, तो जब ए बी जाएगा तो इसके बराबर होगा, लेकिन जब नहीं जाएगा क्योंकि कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, मॉड ऑफ कॉस थीटा, क्योंकि ये अब मॉड जो है ये दोनों तो है ही है, वैल्यू इसी के मॉड पे डिपेंड करेगा, तो कॉस थीटा का मॉड जो लेस देन 1 रहेगा, तो दैट मीन्स सिंपली ए डॉट बी जो है वो लेस देन इक्वल टू मॉड ए बी हो जाएगा, कि थीटा की वैल्यू जब π/2 होगी तो ये बराबर हो जाएगा, सॉरी 0 होगी जब, तो ये बराबर हो जाएगा, है ना,
क्योंकि cos 0 इज़ 1, अदरवाइज उसकी वैल्यू छोटी होती रहेगी और वैल्यू छोटी होती फिर वो राइट हैंड साइड छोटा होना शुरू कर देगी, 1 से छोटा हो जाएगा क्योंकि। सो ये यहाँ पे प्रूव होगा कि a डॉट b जो है वो या तो बराबर रहता है या छोटा रहता है ए बी वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से। अगले है जी एग्जाम्पल 20, ये भी ऐसी ही है जैसे पिछली थी, अच्छी चीज़ है ये भी। फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b वी ऑलवेज हैव a प्लस b, उसका मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू a प्लस b। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसने इक्वल टू का निशान भी लगा दिया, ठीक है। तो इक्वल टू तो कब होगी, जब बिल्कुल कोलिनियर होंगी तभी इक्वल टू होगी, अदरवाइज तो इक्वल टू नहीं हो सकती। सो सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन टू साइड्स, ठीक है। बट इनइक्वालिटी वेक्टर के केस में हम कैसे दिखाएंगे, देखो ये कहता है कि आपके पास नॉन जीरो वेक्टर्स लेने हैं, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। वो कहता है जो इनइक्वालिटी है वो या तो a इज इक्वल टू 0 या b इज इक्वल टू 0। तो अगर आपका a भी 0 हो गया और आपका b भी 0 हो गया, फिर इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है, दोनों साइड 0 0 आ गया, कहानी खत्म। तो दूसरे केस में क्या करेंगे हम, दूसरे केस में करेंगे कि अगर वे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लो। अभी हमने पीछे करा था ना जैसे माइनस का, तो ये आप दोनों का डॉट कर देंगे, ठीक है जी, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है मॉड्यूलस का वो a डॉट ए होता है। कौन सी वाली लगा रहे हैं इसमें भी, वही वाली आइडेंटिटी लग रही है कि a डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर मॉड्यूलस का, ये लगा रहे हैं। तो ए स्क्वायर उल्टी लगा रहे हैं इनफैक्ट, कि इसको पहले लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं। तो ये ए स्क्वायर जो a प्लस बी का मॉड्यूलस का स्क्वायर है वो दोनों का वेक्टर्स का a प्लस बी का आपस में डॉट प्रोडक्ट है। आपने डबल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, आपको ये मिल गया जी, ठीक है। अब आपने ये तो है इसको ऐड करने के बाद, ठीक है। अब जो 2ab है, अभी हमने पीछे जो शॉर्ट्स इनइक्वालिटी करी थी कॉची वाली, वो क्या करी थी कि a b जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या रहता है, लेस देन इक्वल टू ए बी का मैग्नीट्यूड रहता है ना, क्योंकि कॉस थीटा 1 या 1 से नीचे होता है ना, तो ये चीज़ रहती है, ठीक है। और इस साइड भी मैग्नीट्यूड लगाना आपने, राइट। तो अब क्या होगा, अब इसको भी तो आप यही साइन लगा सकते हो। तो जैसे ये साइन इज इक्वल टू अभी तक जो चल रहा था वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा ये a डॉट बी जो है वो मॉड्यूलस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फर्दर वो इसमें कन्वर्ट, बेसिकली इसी में कन्वर्ट करने हैं आपने, ठीक है जी। अब ये जो है लेस देन इक्वल टू का साइन चलता जाएगा। अब ये वाली जो आइडेंटिटी है वो किसकी बन रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर की बन रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे अलग अलग मॉड का, तो स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दो। तो a प्लस बी का मॉड जो है, अब ये लेस देन इक्वल टू का निशान चल रहा है, इसका इधर चलने दो। तो लेस देन इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। ये प्रूव हो गया, हमने जो प्रूव करना था ट्राइंगल इनइक्वालिटी को। अब रिमार्क देखो, पिछले क्वेश्चन से ही लगा हुआ कि इफ द इक्वालिटी होल्ड्स इन द ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, दैट इज a प्लस बी अगर इक्वल टू हो जाए, होल्ड्स करने का मतलब होता है अगर इक्वल टू हो जाए, ठीक है। क्योंकि इक्वालिटी वर्ड यूज़ कर रहा है, इनइक्वालिटी वर्ड यूज़ नहीं कर रहा है। इक्वालिटी अगर होल्ड करेगी तो मतलब इक्वल टू। तो ये केस कब पॉसिबल है, आप खुद सोचो कि a वेक्टर b वेक्टर जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये वेक्टर आ रहा है ना, तो ये तो छोटा ही रहेगा हमेशा वेक्टर इन दोनों से। अभी हमने यही तो सीखा कि a प्लस बी से a प्लस बी वेक्टर जो है कंबाइंड वो छोटा रहेगा। बराबर कब होगा, बराबर वो देखो वो तब होगा जब ये वेक्टर और ये वेक्टर इसके बराबर पूरे के हो जाएंगे। तो इस केस में हमारे ए बी सी पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे। ये कंडीशन है कोलिनियरिटी की वेक्टर के हिसाब से। तो आपके ट्राइंगल लॉ के जब इक्वालिटी होल्ड करेगी कि ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड ए सी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो ये कंडीशन लगेगी और ए बी सी जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे। इसी को एक एग्जाम्पल से समझा रहा है वो। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है वो, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो क्या करेगा वो, पहले ए बी वेक्टर निकाल लिया,
1 माइनस 2 3i हो गया, ठीक है जी, ये 3i बन गया, ये देखिए यहाँ पे। तो x2 माइनस x1 टाइप का b माइनस a करके वो ए बी निकाल लेगा, ऐसे ही जे के साथ, ऐसे ही के साथ आ गया वेक्टर ए बी। फिर बी सी वेक्टर निकाल लो आप, बी और सी के सब्ट्रैक्ट करके, सी में से बी, टर्मिनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 माइनस 1 6 आई कैप। ऐसे ही जे और के को कर लेंगे, ऐसे ही ए सी निकाल लेंगे हम सी और ए से। आ गया ये। अब मैग्नीट्यूड निकाल लो इन तीनों के। तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ये ए बी का ये आ गया, बी सी का ये आ गया एंड ए सी का ये आ गया। ओके, अब इसे देख के ही पता चल रहा है कि आपको कुछ, अगर मैं ये और ये ऐड कर दूं तो इसके बराबर आ गए। तो अगर मैं ए बी प्लस बी सी कर दूं, तो ए बी प्लस बी सी अगर मैं कर दूंगा, इनके मैग्नीट्यूड को ऐड, बी सी सॉरी, तो ये ए सी के बराबर आ जाएंगे। तो हो गए ना कोलिनियर, ठीक है जी, डन। स्टार्ट होती है जी एक्सरसाइज 10.3। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड्स √3 and 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग a डॉट बी एज √6। एंगल निकालना है। तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो आप a डॉट बी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ए बी इज रूट से, a डॉट बी √6 दिया हुआ है, a का मैग्नीट्यूड √3 दिया है, b का आपको 2 दिया हुआ है, इनटू कर देते हैं और कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका आ गया √6 ओवर √3 इंटू 2। तो ये आपका √2 से कट जाएगा और ये भी आपका √2 से कट जाएगा। तो 1 ओवर √2 आपका π/4 पे आता है। तो आपका एंगल जो है वो 45 डिग्रीज का आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। सेम चीज़ है बिल्कुल। आपका कॉस थीटा जो होगा वो a डॉट बी, जैसे पीछे का किया था, डिवाइडेड बाय ए बी करते हैं हम। तो आप जब a डॉट बी करेंगे तो आपका कॉम्पोनेंट फॉर्म है, तो क्या निकलेगा, ये 1 इंटू 3 आ गया, -2 इंटू -2 4 हो गया, प्लस 3 इंटू 1 3 हो गया, अपॉन a का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। ये तो a का मैग्नीट्यूड हो गया, b का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। कितना आ गया, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14, तो 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10, √14। ये कितना आ गया, 9 प्लस 4 13 1, ये भी √14। तो कहने का मतलब 10/14 आ गया। तो 2527, राइट। तो ये तो मेरा क्या चल रहा है, कॉस थीटा चल रहा है ना, कॉस थीटा ये सॉल्व किया ना हमने। तो थीटा कितना हो गया, कॉस इन्वर्स करना पड़ेगा क्योंकि 5/7 की तो वैल्यू हमें नहीं पता। तो ये मेरा एंगल आ गया इन दो वेक्टर्स के बीच में। थर्ड इज फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, ठीक है जी। तो हमने क्या किया था, जो कंसेप्ट पढ़ा था वो क्या था कि i माइनस जे वेक्टर की प्रोजेक्शन मुझे i प्लस जे पे निकालनी है। तो अगर ये a वेक्टर है, इफ दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर, तो जिस वेक्टर की जिस वेक्टर पर निकालनी होती है प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर, तो ये a वेक्टर डॉट b कैप हो जाती है, राइट। सो a वेक्टर क्या है मेरा, i माइनस जे डॉट b कैप। अब b कैप जो होता है वो क्या हो जाता है, अच्छा चलो इससे भी सिंपल कर लेते हैं, a डॉट b वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ b। a डॉट b पहले कर सकता हूँ मैं, तो इसको भी अगर आप छोड़ देंगे तो a डॉट b आप पहले कर दीजिए। सो 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू +1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ b
मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, 1 + 1 का स्क्वायर √2 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया 1, इसको आप करेंगे तो ये 1 आ गया और इधर से ये -1 आ गया। तो बेसिकली ये क्या आ गया, ये 0 आ गया। तो प्रोजेक्शन कितनी निकली, 0 निकली, ख़त्म बात, कोई प्रोजेक्शन नहीं है इसकी। दैट मीन्स ये अब 0 आ रहा है तो हमारी डायग्राम क्या है, बेसिकली करेक्ट डायग्राम इज़ कि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तभी प्रोजेक्शन 0 आ रही है ना, राइट। नेक्स्ट है जी 4th क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसमें क्या करेंगे, इस वेक्टर की इस पे निकालनी है मुझे, तो डॉट कर देते हैं। प्रोजेक्शन क्या होती है, डॉट ऊपर और नीचे सिर्फ b का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो यह 1 × 7, 7 आ गया, प्लस 3 × -1 -3, तो -3 कर देते हैं। 7 × 8 इज 56, डॉट हो गया वो ऊपर, और नीचे करेंगे b का मैग्नीट्यूड, b इज दिस, तो 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये 7 - 3 4 आ गया, 4 ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। और ये आपका नीचे की तरफ अगर सॉल्व करेंगे 49 + 150 हो गया, 50 + 64 इज 114 का रूट। ठीक है जी, तो ये आपका 114 का रूट आ गया। तो प्रोजेक्शन मेरी यही आ गई। अगला है जी 5th क्वेश्चन, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। तो हमें एक बताना है कि तीनों यूनिट वेक्टर हैं। ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए हमें उनका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप इसका वो निकालो, जैसे ये वेक्टर ए बोल देता हूँ मैं, ये वेक्टर बी बोल देता हूँ और ये वेक्टर सी। ठीक है, तो इसका आप क्या करोगे, देखो कोई भी आपको अगर यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस ले सकते हैं। तो l² + m² + n² हम 1 कर सकते हैं, उससे पता चल जाएगा। ठीक है जी, इसका l क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइंस ले रहा हूँ मैं ए वेक्टर के, कोसाइंस नहीं, अभी कुछ नहीं करते, अभी नहीं हम सोचते कि क्या है इसके डायरेक्शन कोसाइंस है या क्या है। तो ये आपका आएगा 2/7 स्क्वायर प्लस, और एक काम करो 1/7 बाहर ही रहने दो, चलो ले लो, प्लस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, प्लस 6/7 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 4 + 9 + 36, तो ये आपका 49/49 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 1 आ गया। ठीक है जी, तो दैट मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला था ना हमने, रूट में भी डाल देना, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आ गए। सिमिलरली हम बी को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/7 आप देखो बाहर रखना चाहो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया, आप देखेंगे 9 + 36 + 4, फिर से वही चीज़ बन गई, 49, रूट बाहर निकालेंगे 7/7 आ गया ना 1। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब आप निकालेंगे 1/7 बाहर रहने दो, फिर से वही बात है, देखो सिर्फ वही तो चेंज कर रहा है ये कोफिशिएंट्स को, तो इसने भी 100% आना ही आना है। ठीक है जी, तो ये भी क्या आ गया 7/7 1। तो हमने शो कर दिया कि तीनों यूनिट वेक्टर हैं। अब शो करना है कि वह तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं। ठीक है, तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए काम करते हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं और नीचे की तरफ ले चलते हैं। अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए मैं सबसे पहले अगर a.b ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आप 2/7 वैसे मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को पहले ही मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो आपको क्या करेंगे, प्रॉपर तरीका है 2/7 अंदर कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 3/7 प्लस 3/7 ये वाला, मल्टीप्लाई बाय -6/7। ठीक है जी, प्लस 6/7 मल्टीप्लाई बाय
2/7। तो कितना हो जाएगा ये आपका हो गया 3 इंटू 2 6, 6/49 प्लस माइनस आएगा -18/49 प्लस 12/49, अपने आप 0 आ गया। 0/49 इज इक्वल टू 0। तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो क्या मतलब होता है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। आप सिर्फ सी के साथ करना है तो आप चाहे ए डॉट सी ही कर लो, कलर चेंज कर लेते हैं। ए डॉट सी करेंगे तो आप 1/49 बाहर रख लो चाहे 1 सेकंड के लिए, क्योंकि 1/7 इंटू 1/7 कर दिया मैंने। सो 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 3 18, ये भी 0/49 0 आ गया। तो दैट मीन्स ए एंड सी भी परपेंडिकुलर है। अब तीनों ही परपेंडिकुलर हो गए, कहने का मतलब दिस इम्प्लाइज ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक और चीज़ दिखाना चाहते हो तो और बी और सी को भी दिखा सकते हो कि उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है जी अगला, फाइंड ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड इफ a plus b dot a minus b is equal to 8 and a magnitude is equal to 8 times b magnitude। तो यहाँ पे आपको ए बी के मैग्नीट्यूड निकालने हैं। तो अगर मैं इस डॉट प्रोडक्ट को खोल लेता हूँ तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके साथ तो a डॉट a माइनस बी आ जाएगा, प्लस b वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डॉट के साथ a माइनस बी के साथ। अगला a डॉट a आ जाएगा, माइनस a डॉट b हो जाएगा, प्लस b डॉट a हो जाएगा, माइनस b डॉट b हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा मैग्नीट्यूड, माइनस ए बी प्लस बी। अब ये तो सेम ही होता तो ये कट जाएंगे, तो माइनस, क्योंकि कम्यूटेटिव होती है ना a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, तो कट जाएंगे, ये हो जाएगा b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट। तो अब a जो है वो 8 टाइम्स b है, तो इसको मैं 8 टाइम्स b डाल सकता हूँ, ठीक है, और इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, माइनस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, इज इक्वल टू 8 भी चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला 8 भी तो है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 63, b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सो b कितना हो गया आपका 8/63 अंडर द रूट मैग्नीट्यूड जो है। तो अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहोगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा 8 2√2 हो जाएगा, और 63 7 इंटू 9 तो 3√7 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास b मैग्नीट्यूड आ गया। दूसरा मुझे क्या निकालना है, a मैग्नीट्यूड। तो a जो मैग्नीट्यूड है वो 8 टाइम्स b मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो b मेरे पास मैग्नीट्यूड आ चुका है, तो 8 इंटू 2√2 ओवर 3√7। तो ये आपका आ गया, कुछ कटेगा तो नहीं, 16√2 ओवर 3√7। ये आपका a का मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा, इसमें रूट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी हमारे पास, क्योंकि नेगेटिव का मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, इवेल्युएट द प्रोडक्ट दिस इनटू दिस। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं सीधा सीधा। 3a को पहले डिस्ट्रीब्यूट डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2a प्लस 7b के साथ, माइनस 5b को करेंगे डॉट डिस्ट्रीब्यूट 2a प्लस 7b। अब 3a को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके साथ, सो 3a डॉट 2a प्लस 3a डॉट 7b माइनस 5b डॉट 2a प्लस 5b डॉट 7b। अब ये क्या होगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और a डॉट a इज a स्क्वायर, सिंपल, मैग्नीट्यूड के लिए ऊपर नहीं डाल रहा मैं कुछ, प्लस ये हो जाएगा 21 a डॉट b
-10 बी डॉट ए प्लस 7535 बी स्क्वायर, बी डॉट बी इज बी स्क्वायर। तो ये आपका देखो, ये आपका आ गया 6a स्क्वायर। अब ए बी डॉट ए डॉट बी एक ही होता है, तो 21 माइनस 10 इज -11 ए डॉट बी प्लस 35 बी स्क्वायर। तो ये मेरा यहीं पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस एक माइनस साइन देखो यहाँ पे, शायद मैंने गलती लिया, माइनस और प्लस, माइनस होगा तो ये वाले साइन को ठीक करो, तो ये वाला साइन यहाँ छोड़ देते हैं बस। ठीक है जी, तो दिस इज माय आंसर। अगर आप इसको करेक्ट फॉर्म में, मतलब थोड़ा आपको लग रहा है कि मुझे इस फॉर्म में लिखना थोड़ा सा, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। लेकिन जो हमने लिखा वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो भी टेक्निकली वेरी मच ओके कि बी खाली जो होता है वो मैग्नीट्यूड लिया जाता है वेक्टर के केस में। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a and b having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is half। तो वो कहता है कि दो वेक्टर्स a and b है, उनका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है वो कह रहा। ठीक है जी, एंड एंगल उनके बीच में जो है वो 60 डिग्री है। तो इसमें देखो हम क्या करते हैं कि ए स्केलर प्रोडक्ट मेरे को हाफ दिया हुआ है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका ए बी कॉस थीटा, राइट, इज इक्वल टू हाफ। अब ए और बी मैग्नीट्यूड दोनों उसने कहा कि सेम है। ठीक है, तो सेम मैग्नीट्यूड अगर है दोनों का, तो लेट अस दोनों का ए ही ले लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। तो कॉस 60 भी आपका क्या होता है, हाफ होता है, इज इक्वल टू हाफ, कैंसल आउट होके 1 आ गया। तो ए आपका क्या आ गया 1, मैग्नीट्यूड जो है -1 नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ए 1 आ गया तो इज इक्वल टू बी भी 1 आएगा, बिकॉज ए इज इक्वल टू बी तो हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है जी, तो ये मेरा आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मैग्नीट्यूड x इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर a। ठीक है जी, ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो 12 के बराबर दिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर a दिया हुआ है, x का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये अभी हमने पीछे देखा था, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे ही डॉट प्रोडक्ट को, तो ये आपका x मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब ये आपको यूनिट वेक्टर दिया तो 1 हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 12, तो x का मैग्नीट्यूड आपका ये कितना आ गया 11 का रूट आ गया, सॉरी 13 का रूट आ गया, ये 1 इधर जाके 13 होगा और उसका रूट निकल आ जाएगा। तो यही मेरा आंसर आ गया, बस कि मुझे x का मैग्नीट्यूड ही तो निकालना था। अगला क्वेश्चन देखो, इफ a ये जो वेक्टर दिया हुआ है, b ये वेक्टर दिया हुआ है एंड c ये वेक्टर are such that a plus lambda b is perpendicular to c, then find the value of lambda। अब a plus lambda b अगर perpendicular है c के, तो a plus lambda b जो है उसका डॉट प्रोडक्ट अगर मैं c से करूंगा तो वो 0 आएगा। ठीक है जी, तो अब यहां से हम देख लेते हैं a plus lambda b क्या बनेगा। तो a ये है, तो 2 प्लस लैम्डा, इसके साथ चलो एक बार मैं लिख देता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ए प्लस लैम्डा बी, बी इज माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है जी, तो ये a प्लस लैम्डा बी हो गया, और डॉट करेंगे हम c के साथ, यानी कि 3i कैप प्लस j के साथ इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पे i किससे डॉट हो रहा है 3 के साथ। ठीक है, और अगर आपको एकदम समझ नहीं आएगा तो आप इसको क्या करेंगे, ये कर लिया आपने 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2
प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 लैम्डा। ठीक है जी, तो ये आपने a प्लस लैम्डा भी निकाल लिया बेसिकली। अब इसका डॉट करेंगे 3i प्लस जे के साथ इज इक्वल टू 0 है। तो i वाले a1 a2 प्लस b1 b2 क्या है 1 है, प्लस 3 प्लस अल्फा यानी c1 c2 क्या है 0 है यहाँ पे, क्योंकि k कैप का कोई नहीं है, इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम 3 इंटू 2 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 प्लस 2 8 और माइनस लैम्डा उधर भेज दो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई मेरी 8 आ गई। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन। शो दैट ये वाला जो वेक्टर दिया है मुझे इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी को हम जीरो नहीं ले सकते हैं। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर शो करने हमें, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। तो लेट्स चेक देयर डॉट प्रोडक्ट। चेकिंग डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो पहले इस वेक्टर को लिख रहा हूं मैं। एक देखो a मैग्नीट्यूड है तो मैं खाली a लिख रहा हूँ, b के ऊपर वेक्टर लगा रहा हूँ, b मैग्नीट्यूड है तो a के ऊपर वेक्टर लगा, ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना। डॉट कर रहे हैं, a खाली है, b वेक्टर है, माइनस b मैग्नीट्यूड है, a वेक्टर है। ठीक है जी, तो अब इसका डॉट निकालते हैं। तो इसको अब स्प्लिट करने स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इसका डॉट इसके साथ सबसे पहले, तो a b डॉट a b। ठीक है जी, अब उसके बाद आपका ये इसके साथ करेंगे, इसका ही, तो माइनस का निशान आएगा इसका, तो a b और डॉट b a, फिर प्लस का निशान इसको कर रहा हूँ इसके साथ, तो यह आया b a डॉट a b। ठीक है जी, माइनस का निशान b a वेक्टर और फिर डॉट b a वेक्टर के साथ ही। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर और b वेक्टर का b वेक्टर से डॉट करोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस अब ये क्या है a b और b डॉट a। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ पे b है a डॉट b। ठीक है जी, तो ये दोनों तो कट गए तो बराबर ही हो गए। माइनस यहाँ पे क्या है b स्क्वायर और a स्क्वायर, a डॉट a इज a स्क्वायर, ये भी कट गया, 0 आ गया। सो दिस इम्प्लाइज कि दीज आर परपेंडिकुलर, दीज आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगला है जी 12th क्वेश्चन। ये कहता है कि इफ़ a डॉट a इज इक्वल टू 0 है एंड a डॉट b इज इक्वल टू 0 है, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर b। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे a डॉट a इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। अब a डॉट a जो होता है वो a स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ये चीज़ 0 है तो दैट मीन्स a 0 है। अगर a मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो इसका मतलब a वेक्टर 0 हो गया, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड 0 आ गया तो वेक्टर तो 0 होगा ही होगा। तो अगर वेक्टर मेरा 0 हो गया तो a डॉट b 0 होगा, बिल्कुल सही है बात। अब a डॉट b 0 होगा, अगर 0 डॉट वेक्टर का प्रोडक्ट मैं 0 के साथ करूँ तो 0 ही आएगा। अब क्या b पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो b, वो बोल रहा है व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर b, दैट b कैन बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर होगा, क्योंकि a वेक्टर मेरा 0 वेक्टर हो चुका है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही 0 निकल के आएगा। ठीक है जी, तो b कोई भी वेक्टर हो सकता है। अगला है जी 13th क्वेश्चन। इफ a b c वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू
0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब देखो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि हम a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इसके मॉड्यूलस का अगर स्क्वायर ले लें तो क्या होता है, ये आपका यही वेक्टर आप 2 बार डॉट कर देंगे, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, सॉरी, प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। प्रॉपर्टी हम कौन सी लगा रहे हैं कि a डॉट ए जो होता है वो a स्क्वायर होता है। उल्टा कर दो, अब मैं a स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट ए लिख रहा हूँ, तो a मैंने पूरा वेक्टर ये ले लिया, तो ये आपस में डॉट करेगा 2 बारी। अब जब आप इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा आपका a डॉट ए a स्क्वायर, b डॉट बी बी स्क्वायर, c डॉट सी सी स्क्वायर, मॉड्यूलस आ गए इनके, मतलब मैग्नीट्यूड आ गए, प्लस a डॉट बी यहाँ से आएगा एक और b डॉट ए यहाँ से आएगा एक। आप प्रॉपर खोल के देख सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। तो 2a डॉट बी आ गया, ऐसे ही b का c के साथ आएगा और c का b के साथ आएगा, तो प्लस 2b डॉट सी आ जाएगा, ठीक है जी, और प्लस ऐसे ही 2c डॉट ए आ जाएगा। 2 कॉमन निकाल लो। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी जो है आपका 0 वेक्टर दिया हुआ, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 0 रहने वाला है, तो ये 0 आ गया। अच्छा, ये सारे जो हैं यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो प्लस 2 कॉमन ले लो, तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आ गया जी। तो अब ये कितना हो गया 3, तो -3/2 इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -3/2। So this one is a good question. Next is 14th question. If either a vector is equal to 0 vector, b 0 vector है, और then a डॉट b 0 होगा, ठीक है। इसमें कोई भी शक नहीं है हमें कि अगर a 0 हो जाए या b 0 हो जाए तो a डॉट b जो है वो तो हमेशा 0 ही होगा। बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन कन्वर्स ट्रू जरूरी नहीं है होगा। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। कन्वर्स क्या होगा कि इफ a डॉट b अगर 0 हो गया तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि a और b 0 वेक्टर हो सकता है वीरू, आप a को नॉन ज़ीरो वेक्टर ले लो और b को भी नॉन ज़ीरो वेक्टर ले लो, तो किस केस में उनका डॉट 0 आता है, बिल्कुल आ सकता है जब वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, व्हेन दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो 100% उनका जो है वो रिजल्टेंट 0 आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक है कि कन्वर्स जो है ज़रूरी नहीं है ट्रू होगा। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन। इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर दिस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ए बी सी। तो आपने एंगल ए बी सी ढूंढना है। अब उसने लिखा हुआ कि एंगल ए बी सी जो है वो वेक्टर ए बी के बीच में, बी ए और बी सी के बीच में होता है। इस हिंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है देखो कि जो वर्टिसेस एक ट्राइंगल के हैं, हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ए जो है ऑर्डर में ही लेते चलते हैं, 1 2 3 है। बी जो है वो -1 0 0 है। सी है जो वो 0 1 2 है। अब वो कह रहा है कि फाइंड एंगल ए बी सी, ये एंगल ढूंढना है मुझे। तो एंगल हम 2 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से ढूंढ सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं ए बी वेक्टर ये वाला फाइंड कर लूँ और ये बी सी वेक्टर फाइंड कर लूँ तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। सो ए बी वेक्टर जो है वो b - a टाइप होगा, तो 0, अच्छा पहले इससे करते हैं -1 -1।
सॉरी -1 तो -2 हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियोज लिख रहा हूँ, और अगर आपने आई कैप के साथ लिखना तो आप लिख सकते हैं। 0 -2 तो -2j, और 0 -3 k कैप। सेम थिंग गोज फॉर बी सी वेक्टर। अच्छा देखो, यहाँ पे हमें इस पॉइंट से लेना है वेक्टर, तो मैंने तो ए से ले लिया, तो इसको उल्टा करो, हमें ए बी नहीं, हमें बी ए चाहिए। बी ए और बी सी चाहिए, तो बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपली आप इसको उल्टा कर सकते हैं। तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। ए माइनस बी कर सकते हैं। अब बी सी जो इधर आया है ये क्या हो गया, सी माइनस बी, तो 0 माइनस -1 इज 1 आई कैप हो जाएगा। 1 माइनस 0 इज अगेन 1 जे कैप। 2 माइनस 0 इज 2 के कैप। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इन दोनों वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट कर सकता हूँ। तो डॉट करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं इस वेक्टर का नाम ए वेक्टर रख रहा हूँ और इस वेक्टर का नाम मैं बी वेक्टर रख रहा हूँ, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ए बी। तो इसको अब क्या करते हैं, ए डॉट बी करो, सो ये आ जाएगा आपका ये डॉट ये, सो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 8 हो गया। 8 प्लस 9 17 का रूट, इधर कितना है 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 4 प्लस 2 इज 6, ठीक है जी। तो ये आपका कॉस थीटा, तो 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10, और 17 इंटू 6 कितना होता है 102। तो ये आपका आ गया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 10 ओवर रूट 102। ये मेरा एंगल है, एंगल ए बी सी। थीटा ले लिया मैंने इस एंगल को, सो एंगल ए बी सी इज दिस एंगल। तो आपने इसमें क्या ध्यान रखना है, जो गलती हम कर रहे थे वो नहीं करनी है, कि बी ए वेक्टर लेना है और बी सी वेक्टर, इन दोनों में एंगल निकलेगा, ठीक है। ए बी नहीं लेना है, बी ए लेना है। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो ये तीनों पॉइंट्स मुझे कोलिनियर बताने हैं। तो ए है सपोज मेरा यहाँ पे 1 2 7, बी है सपोज मेरा यहाँ पे 2 6 3, सी है मेरा यहाँ पे 3 10 -1। तो मुझे कोलिनियर अगर प्रूव करना है तो मुझे डिस्टेंस चाहिए होगा ए बी के बीच में और बी सी के बीच में और ए सी के बीच में। तो हम क्या करेंगे कि ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। सो ए बी वेक्टर जो है वो मेरा हो जाएगा बी माइनस है, सो 2 - 1 इज 1 यानी आई कैप, 6 - 2 इज 4 4 जे कैप, प्लस 3 - 7 इज -4 तो -4 के कैप, ठीक है जी। और इसका आप मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर यानी 17 17 प्लस 4 का स्क्वायर फिर से तो 32 + 1 33 रूट। अब हम बी सी का निकालते हैं। बी सी का आप निकालेंगे तो बी सी वेक्टर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सी माइनस बी, तो 3 - 2 आई कैप ही होगा सिंपल, 10 - 6 4 जे कैप, -1 - 3 इज -4 के कैप। तो बिल्कुल सेम ही आ गया है। तो बी सी का जो मेरा मैग्नीट्यूड है वो भी √33 आएगा। अब हम तीसरा निकालते हैं ए सी। ए सी निकालेंगे तो क्या आएगा, सी माइनस है 3 - 1 2 आई कैप, 10 - 2 8 जे कैप,
-1 -1 -7 इज -8 k कैप। ठीक है, अब आप इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर इज, आप इसका 2 कॉमन भी ले लोगे ना अगर, तो वो भी सेम ही वेक्टर बन रहा है ये वाला। तो पता चल रहा है कोलिनियर तो वैसे ही है ये। तो अगर आप इसका जस्ट इन केस वो निकालोगे तो क्या आएगा, 4 + 64 + 64 अंडर द रूट 2 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 120 128 132। ठीक है जी, तो बेसिकली 66 × 33 × 4 आ गया ये। तो 4 में से 2 बाहर आ गया, अंदर 33 रह गया। अब आप देखेंगे कि मेरे पास ये AB + BC करूँगा तो 2√33 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सो AB का मैग्नीट्यूड प्लस BC का मैग्नीट्यूड AC के बराबर मैग्नीट्यूड के आ रहा है। सो दिस इम्प्लाइज ABC पॉइंट जो है वो आर कोलिनियर है। 17th, show that the vectors this, this and this form the vertices of a right angled triangle। तो ये मुझे बताने कि राइट एंगल ट्राइंगल के वो बनते हैं, क्या कहते हैं, वर्टिसेस की नहीं। तो अब देखो ये जो वेक्टर्स हैं बेसिकली, ये जैसे ये वेक्टर है तो ये पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि अकेला वेक्टर दिया हुआ ना, तो ये पोजीशन वेक्टर है। तो कहने का मतलब अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो बेसिकली ये OA वेक्टर है, ये OB वेक्टर है और ये OC वेक्टर है। ठीक है, तो OA वेक्टर है, तो AB वेक्टर अगर मैं निकालना चाहूँगा तो कैसे निकलेगा, तो वो OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर निकलेगा। OB इज दिस, तो इसमें से OA माइनस करोगे तो 1 - 2 -i कैप -3 -1, तो +1 हो जाएगा, तो ये -2j कैप हो जाएगा। -5 -1, ठीक है जी, तो -6k कैप हो जाएगा। तो ये मेरा AB वेक्टर निकल आएगा। साथ के साथ ही मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो हो जाएगा यहाँ से -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हो गया 36 + 4 40, 40 + 1 41। अगला जो वेक्टर है वो हम निकालेंगे BC वेक्टर, तो वो OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर होगा। ठीक है ना, C - B जो बोलते हैं बेसिकली उसका मतलब यही होता है कि OC - OB वेक्टर होगा। तो ये करेंगे 3 में से 1 माइनस, सो 2i कैप -4 -3, तो +3 हो जाएगा, सो ये बच जाएगा -j कैप। -4 माइनस प्लस हो जाएगा +5, तो ये बच जाएगा +k कैप। ठीक है जी, तो इसके बाद आपका BC का वो निकाल लेते हैं हम, मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो 4 5 6 √6 जो है BC का आ गया। नेक्स्ट कम्स आपका AC। तो AC आप जब निकालेंगे तो ये होगा OC - OA, तो 3 - 2 i कैप आ गया सीधा, -4 -1 होगा तो +1 हो जाएगा, सो -3j कैप हो जाएगा। -4 प्लस को माइनस करेंगे -1, तो -5k कैप। ठीक है जी, तो अब इसमें
ओ सी माइनस ओ ए, 3 माइनस 2, ठीक है। अब ए सी का आप वो निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर इसका माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हो गया 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 25 35 का रूट। तो अब देखो पाइथागोरस जब आप करके स्क्वायर चेक करोगे तो अभी से मुझे होती हुई दिख रही है। कहाँ पे दिख रही है आपको आपकी पाइथागोरस? कि जैसे ही आप इसका स्क्वायर, जस्ट वेट, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है ना। आप यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस 35 का स्क्वायर रूट का प्लस रूट 6 का स्क्वायर जो है वो रूट 41 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। सो दिस इम्प्लाइज कि आपका ए सी का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है प्लस आपका जो बी सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है इज इक्वल टू ए बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो पाइथागोरस तो अपने आप ही बन गई है, क्योंकि ए बी टाइप ऑफ आपका ए बी जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज बन गया, ठीक है। और सी पे आपका राइट एंगल आ गया, तभी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दिख रहा है आपको, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज कि ए ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यही उसने हमसे मांगा था। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन, गुड वन। इफ ए इज अ non-zero vector of magnitude a and lambda a non-zero scalar, then lambda a is unit vector if, 4 कंडीशंस दिए। तो lambda a को अगर यूनिट वेक्टर होना है तो इसका मैग्नीट्यूड जो है 1 के बराबर आएगा। अब lambda तो स्केलर है तो बाहर आ जाएगा। अब a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, यानी कि मतलब a से मैं इसको खाली बोल सकता हूँ बिकॉज a इज मैग्नीट्यूड 1 आ गया। तो लैम्डा किसके बराबर आ गया? 1 बाय ए के बराबर आ गया, या फिर ए किसके बराबर आ गया? 1 बाय लैम्डा के बराबर आ गया। सो डी ऑप्शन, क्योंकि लैम्डा का स्केलर और लैम्डा तो एक ही बात है, तो ए की वैल्यू जो है 1 बाय लैम्डा आएगी।